बेटा देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इफ थीटा इज एन एक्यूट है एट 7 प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन में आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है और आपके क्वेश्चन में एक बात तो ये दिया कि ये एक्यूट एंगल है, दूसरी बात ये दिया कि 4 sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 9, ये चीज दिया पर। अब आप इस वाले चीज को देखिए, ये आपका दिया हुआ है 7 प्लस 4 sin इक्वल टू 9। अगर इस 7 को हम उधर ले जाए तो ये होगा 4 sin थीटा इक्वल टू 9 माइनस 7। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 4 sin थीटा इक्वल टू 2। इस 4 को हम राइट साइड ले जाए तो ये होगा sin थीटा इक्वल टू 2/4। इसको कट कर लीजिए, कट करने पर मिलेगा sin थीटा इक्वल टू 1/। अब आपको यह सोचना है कि sin थीटा की किस मेजरमेंट पर sin का वैल्यू 1/2 होता है। तो sin थीटा का जो वैल्यू है 1/2 तब होता है जब थीटा का मेजरमेंट 30, इसलिए यहां थीटा इक्वल टू होगा 30। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू sec थीटा इज, आपसे जो वैल्यू पूछा है वो ये पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा या 2 होगा। देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब अगर ये 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है तो sec थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब sec थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये टर्म दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है आइडेंटिटी के बारे में, अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल कब होता है, जब sec पॉजिटिव हो और tan निगेटिव। यहां ठीक उल्टा कर दिया है, tan को पॉजिटिव और sec को निगेटिव कर दिया। तो जब ही यहां पर sec निगेटिव हो गया और tan पॉजिटिव हो गया तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -1। इसके अनुसार आपका आंसर होगा सी। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया है, 98 और 28 का एचसीएफ एम और 98 28 का एलसीएम 1। आपसे पूछा है वैल्यू 9 माइनस 7 है तब है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, इस टर्म को अच्छी तरीके से समझिए। जब भी आप एचसीएफ की बात बोली गई तो एचसीएफ कहने का मतलब है सबसे बड़ा वो फैक्टर आपको निकालना होगा जो दोनों को डिवाइड करे। अब इस तरह का दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा 14। 14 से 7 टाइम्स में 98 डिवाइड होगा और 14 से 28 2 टाइम्स में डिवाइड, ये सबसे बड़ा फैक्टर। अब एलसीएम की बात करते हैं। देखिए जब इस एचसीएफ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 7, और इस एचसीएफ से 28 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2। अब अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने के लिए 14 को 7 से और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी हम 14 को 7 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो मिलेगा 196, और यहां जो एचसीएफ की बातें हो रही है ये वैल्यू मिलेगा 40। क्लियर?
अब एचसीएफ आपका एम यहाँ जो है वो 14 है और एन का वैल्यू 196 है। अब आप क्या कीजिए, इसके अनुसार वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। एन का वैल्यू आपको पुट करना है 196 और एचसीएफ को 7 मल्टीप्लाई एम मतलब 7 मल्टीप्लाई 14 पुट करना होगा। 196 में से 98 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मिलेगा 98। देखिए इसमें कोई प्रोसेस मैंने यूज नहीं किया, मतलब कहने का है कि जो स्टेप बाय स्टेप लिखने की जो बातें हैं वो मैंने नहीं किया। इसमें सिंपल मैंने ये चीज फाइंड आउट किया और इस वैल्यू को फाइंड कर। तो जब तक आपसे सेक्शन बी और सेक्शन डी का क्वेश्चन ना मिले तब तक आप प्रोसेस में नहीं लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसी तरीके से रफ करेंगे। और जो आंसर आपका, अगर ये आंसर आपका आया है 98C, तो आप डायरेक्ट अपने आंसर शीट में इस तरीके से लिख देंगे C 98 हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है द टेंजेंट्स drawn and the extremities of the diameter of a circle are always। आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और समझिए इंपॉर्टेंट, सर्कल के डायमीटर ये है और इस एक्सट्रीमिटीज कहने का मतलब है एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया जाता है, दूसरा टेंजेंट यहां ड्रॉ किया जाता है। अब आपसे पूछा है कि ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां ये जो एंगल है रेडियस के साथ सेम टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री फॉर्म, यहां भी आपका जो रेडियस है इस रेडियस के साथ ये एंगल 90, इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया। जब भी ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया और ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो ऐसी स्थिति में ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, मतलब आपका जो टेंजेंट है टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल में। आंसर होगा आपका देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल। इस दो ट्राइंगल में और क्या दिया है, एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है। ये आपका रहा एंगल बी और ये रहा एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल। दूसरी बात इसमें दिया एंगल सी और एफ आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में। साथ ही साथ क्या दिया, ए बी और डी ई आपस में प्रोपोर्शनल है। जिसे यहां हम कैलकुलेट करें तो ये होगा ए बी बाई डी ई इक्वल टू 3/1। इस वाले टर्म को इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहां क्या है कि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल दिया। एक बात तो ये हो, दूसरी बात क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये तो समझ में आता है कि जब ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और ये क्राइटेरिया होगा ए क्राइटेरिया। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी तब हो सकता था जब ये दोनों साइड आपस में कोरिस्पॉन्डिंगली इक्वल होता, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हाँ कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों का दोनों साइड प्रोपोर्शनल है जबकि ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो इसके अनुसार आपका देखिए ऑप्शन क्या मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये भी फॉल्स हो गया।
नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये भी फॉल्स हो गया। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये आंसर आपका। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इक्वल टू 0। हम लोग को पता है कि जब भी -1 का पावर इवन मिलेगा तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू इवन पावर होने के कारण पॉजिटिव 1 मिलेगा। अब रही बात, यहां अगर हम लोग पावर को देखें तो पावर ऑड होगा या इवन होगा, तो यहां आपका पावर अगर ऑड हो जाता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे का वैल्यू मुझको मिलेगा -1। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगा। इसका मतलब है ये जो n है ये n होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर। अब आंसर जरा चेक कीजिए, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, two polynomials are shown in graph B. The number of distinct zeros of both the polynomials is। देखिए इस तरह का जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जो आपको पैराबोला दिया हुआ है, तो ये पैराबोला जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करता है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, इसका मतलब हो गया कि दोनों पॉलिनोमियल का जीरोस बिल्कुल सेम। अब रही बात कि ये जो पॉलिनोमियल है ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बना हुआ है और हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक में जो पावर होता है वो 2 होता है, और किसी भी पॉलिनोमियल में जितना उसका हाईएस्ट पावर होगा, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। ऐसी स्थिति में अगर इसकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा। इसका मतलब आंसर आपका